हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमा बगाव झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 89 यानी कि गेट एंड फेंसिंग। गेट एंड फेंसिंग में बेसिकली रेगुलेशन में ज़्यादा कुछ बात बताई गई नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और एग्जामिन आपको कितना करना है, कितने दिन में एग्जामिन करना है वो दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या बात रखी गई है। उसके बाद एक बात यहाँ पे रखी गई है, बाईपास और पास बाय दोनों अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो पास बाय और बाईपास इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आज। बट उससे पहले फेंसिंग को देखते हैं, फेंसिंग कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कौन से फेंसिंग लगती है, कैसे यूज होती है। तो चलिए, CMR 89 गेट्स एंड फेंसिंग। फेंसिंग आप एक तरह से समझ सकते हैं, प्रोटेक्शन लेने के लिए एक फेंसिंग लगाई जाती है। ये फोटो फ्रेम वाला फेंसिंग नहीं है कि भाई ये फोटो है इसको फ्रेमिंग करवा देंगे और बाद में इधर से फेंसिंग कर दिए। दिस वन इज नॉट ए फेंसिंग इन माइनिंग टर्म्स। फेंसिंग मीन्स protection all about the machineries as well as traveling as well as unwanted thing which are not going inside the place या space। ओके, जैसे आप घर में दरवाजे बनाते हैं, किस लिए दरवाजे बनाते हैं? ऑब्वियसली कोई इंटर ना कर सके, या फिर इंटर करे तो नॉक करके करे, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल पे हो तो घर पे आप नॉक उसको लॉक करके जा सकते हैं। तो इसलिए वो दरवाजे का यूज होता है। सेम इट इज यहाँ पे फेंसिंग का यूज होता है। तो फेंसिंग एंड गेट्स, गेट्स प्रॉपर आप तो समझ ही गए होंगे। गेट्स गेट्स में कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन या DGMS का कोई रूल्स नहीं है कि भाई स्टील गेट दो या फिर आयरन की गेट दो या फिर शीशे की गेट दो। जो आपको सुटेबल लगे गेट, अपने घर में जो सुटेबल आपको गेट लगता है, ठीक उसी प्रकार माइंस में भी जहाँ ओपन होता ही है, माउथ जहाँ से ओपनिंग होती है वहां भी गेट देना है, एंड जहाँ आपका माइंस है वहां से भी आपको गेट देना है। गेट मतलब कहाँ कहाँ देना है, देखिए। सपोज दैट ये आपका इंक्लाइन है, इंक्लाइन का गेट, इंक्लाइन का इनटेक है, ये आप इधर जा रहे हैं दिस वेज। ओके ओके, ये आपका रास्ता है, ठीक। ये माइंस डीप जाने का रास्ता है, इंक्लाइन है। इंक्लाइन धीरे धीरे आप इधर से डाउन होते 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 यहाँ इंक्लाइन पहुंच गए, यानी कि पिलर्स एंड बोर्ड तक, बोर्ड एंड पिलर तक पहुंच गए, ठीक। ये पूरी क्षेत्र है, आपकी पूरी एरिया है। इट मीन्स पूरी लीज होल्ड एरिया है, जहाँ तक आपने लीज ले रखी है, या तो पब्लिक सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से आपने लीज ले रखी है और माइनिंग के लिए ले रखी है, ठीक। उसके बाद ये आपका बाउंड्री लाइंस है माइंस का। नोट ए वर्किंग मेथड ऑफ पिलर्स बाउंड्री लाइन। अंडरग्राउंड में बाउंड्री लाइन अलग बात है, एंड सरफेस पे जो बाउंड्री लाइन होती है वो अलग बात है। ये आपकी बाउंड्री लाइन से उधर एज ए फॉरेस्ट है या फिर उधर जंगल है तो बाउंड्री लाइन देने की उधर आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही ये तो आपका मेन इनटेक हो गया, लेकिन माइंस का जो इनटेक है आपका यहाँ से गेट है, ये आपका गेट रहा। ओके, गेट आप इसको ऐसे समझ लीजिए, गेट, ठीक। तो जो गेट होती है, एक गेट आपको यहाँ भी रखना है जिसमें आपका CISF का गार्ड रहेगा, या फिर जो कंपनी होती है या फिर जो सब्सिडी होती है उनका भी कुछ गाइड रहता है, पर्सनल गाइड, जिससे जिस तरह डिपार्टमेंट में आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो फोर्सेस होते हैं वो BSF या फिर एयरलाइंस, एयरफोर्स या फिर सेना जो होती है वो अलग फोर्स होती है, एंड जो स्टेट लेवल पे जो प्रशासन होते हैं वो अलग लेवल की होती है। सेम इट इज़ यहाँ ये CISF
कोई भी कंपनी सीसीएल रहे, बीसीसीएल रहे, ईसीसीएल रहे, वो सीआईएसएफ को नियुक्ति करता है और सीआईएसएफ की पेमेंट ये जो होती है वो कंपनी द्वारा नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा होती है। जैसे आप अगर बॉन्सर रखे हो अपने लिए, तो आप बॉन्सर को पेड ना करके जो बॉन्सर का जो ऑथराइज कंपनी है उसको आप पेमेंट करते हैं। सेम इट इज यहाँ भी है, ठीक। उसके बाद जो आपका खुद का जो सिपाही है, आपका खुद का जो इंस्पेक्टर है, वो आप यहाँ नियुक्ति अपॉइंट कर सकते हैं या फिर नियुक्ति कर सकते हैं। और खुद का जो सिपाही होता है, जैसे सीसीएल, सीसीएल पुलिस, ये सीसीएल का होता है, ये बीसीसीएल पुलिस, ये बीसीसीएल का होता है। इनकी जो पेमेंट होती है वो सीसीएल द्वारा और बीसीसीएल द्वारा होती है, ना कि सीआईएसएफ की, ठीक। तो यहाँ आपकी एक गेट हो गई। उसके बाद एक गेट आपको यहाँ भी रखनी है, एक गेट आपका यहाँ भी रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ जो गेट लगाई जाती है, इसी की गेट के बारे में ये बात कर रहा है रेगुलेशंस। मिनिमम 2 गेट, एक आउटर मोस्ट वाली गेट एंड इनर मोस्ट वाली गेट, ठीक। अब इस गेट में किस तरह की गेट होगी वो आप पे डिपेंड करता है। तो गेट के बारे में समझ में आ गए। अब आते हैं फेंसिंग। फेंसिंग आप कितने तरीके से समझते हैं जनरली? जो फेंसिंग यहाँ पे रेगुलेशन 89 की बात की गई है, गेट्स एंड फेंसिंग, एक्चुअली आपको रियल में फेंसिंग टू रेगुलेशन नंबर 237, यस मैं कंफर्म कर लेता हूँ, रेगुलेशन नंबर 237 में जो फेंसिंग है, टू 37, यस, मिसलेनियस में चैप्टर चैप्टर 12 मिसलेनियस में 237 जो फेंसिंग है उसमें हम लोग को डीपली पढ़नी है। बट वहां तक जाते जाते मतलब आपकी जो वीडियो है, वीडियो की क्लासेस है, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लग जाएगी, इसलिए मैं फेंसिंग यहाँ थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ। तो फेंसिंग आप देखिए, फेंसिंग कितने टाइप के होते हैं? डेफिनेटली फेंसिंग 10 टाइप्स की होती है, 10 तरीके की फेंसिंग होती है, 10 तरीके की फेंसिंग होती है। ये फेंसिंग की मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। फेंसिंग 10 तरीके के भाई कौन कौन सी फेंसिंग फेंसिंग होती है? तो फेंसिंग जो ओपन कास्ट में होती है वो अलग तरीके की होती है। उसमें भी जो ओपन कास्ट में सरफेस फेंसिंग के रूप में देखते हैं, उसमें 5 तरीके की फेंसिंग रखी गई है। अंडरग्राउंड में 2 तरीके की फेंसिंग रखी गई है और सरफेस फेंसिंग 3 तरीके के रखी गई है, यानी कि अंडरग्राउंड, सरफेस और एक जनरल फेंसिंग। सॉरी, जनरल फेंसिंग में 5 तरीके की फेंसिंग मैं बोर्ड में क्लासिफिकेशन करता हूँ, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ये 10 टाइप की फेंसिंग को मैं रफ करता हूँ। सपोज दैट ये फेंस है, यानी कि फेंसिंग है, ठीक। तो जो अंडरग्राउंड टाइप की जो फेंसिंग होती है उसको यू फेंसिंग करते हैं। उसके बाद जो सरफेस पे फेंसिंग होती है वो एस फेंसिंग में आती है, एस फेंसिंग। उसके बाद जो जनरल फेंसिंग होती है वो हमारा जी फेंसिंग में आती है, ओके। अंडरग्राउंड के टाइप में इसमें भी 2 तरीके की फेंसिंग होती है, U1 फेंसिंग एंड U2 फेंसिंग, U2 फेंसिंग, ठीक। सरफेस फेंसिंग में इसमें आपको 3 तरीके की फेंसिंग देखने मिलेगी, S1 फेंसिंग, S2 फेंसिंग एंड S3 फेंसिंग।
उसके बाद जो ये जनरल फेंसिंग में ये आपको 5 तरीके देखने मिलेगी। G1 फेंसिंग, G2 फेंसिंग, ये 3 रहा, G4 और G5 फेंसिंग। हालांकि ये टॉपिक आपको रेगुलेशन 237 में पढ़नी है, बट ऐसे आ गई है बात तो रख ही देता हूँ। अब ये U1 फेंसिंग क्या होता है? आपने अगर अंडरग्राउंड ट्रेनिंग की होगी या अंडरग्राउंड गए होंगे तो आप नोटिस कीजिएगा, जो फेंसिंग मैं U1 फेंसिंग और U2 फेंसिंग की बात कर रहा हूँ। आपने इसको चार्ट पे नोट डाउन कर लीजिएगा, चार्ट, ठीक। U1 फेंसिंग देखिए, इन द केस अगर अंडरग्राउंड के कंडीशन में आप कभी भी कहीं डेंजरस या फिर ऐसा सिचुएशन जिसमें आपकी एक्सीडेंट होने की चांसेस रहती है, तो वहाँ पे फेंसिंग लगाया जाता है। और वो फेंसिंग कैसे होती है? एज ए कोग मेंबर और स्टील मेंबर, जो भी रहे आपके पास, आपकी सहूलियत में जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। एंड जो नोकीली तार जो आती है, नोकीली वायर, जिसमें अगर आप बॉर्डर में देखते होंगे कि नोकीली तार आती है, वो लंबी सी ऐसे, ये नोकीली तार जो आती है, कांटे वाली तार, इसी की फेंसिंग लगाई जाती है। मैं एक एग्जांपल आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आप झिग झैग क्रॉस कर रहे हैं जो हॉलेज रास्ता में, ये मान लीजिए आपका हॉलेज का लाइन है, और इसमें टब जाती है 1 2 3 4, ये हॉलेज का लाइन है, ठीक। अब इसी में रास्ता आपको एक ट्रैवलिंग रास्ता गुजरी हुई है, तो ऐसे केस में हॉलेज कभी भी आना जाना हो सकता है। इस तरह सा अगर आप ग्रुप ऑफ मेंबर के साथ इंटर करते हैं, रास्ते में क्रॉस करते हैं, तो जेन्युइन सी बात है कि वर्किंग मेथड या किसी भी तरीके से बात कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ होते 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 आप करते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहीं सफ़र करता हूँ तो अपने दोस्तों या फिर अपने जो भी किसी के साथ भी सफ़र करता हूँ, तो इधर उधर की बातें कर लेने से जो रास्ते में थकावट या फिर रास्ते का जो डिस्टेंस होता है वो कट जाता है। सेम इट इज़, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई बंदा आपके सामने आए तो ऑटोमेटिक आप उससे कम्युनिकेशन करना चालू कर देंगे। सेम इट इज़, अगर आप यहाँ अपने ग्रुप के साथ निकलते हैं अंडरग्राउंड में वर्किंग के लिए, तो कब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इन द केस उसी समय आपका ध्यान अगर नहीं रहा, आगे पीछे लेफ्ट राइट अगर आप नहीं देखें, हो सकता है यहाँ से टब आ रही हो, और ये तो टब एज ए रेल लाइन नहीं है कि आपको हॉर्न मारेगी। तो ऐसे में अचानक टब आने से आपको हो सकता है एक्सीडेंट का मैटर बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपका ध्यान तो ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन में लगा हुआ है। और इन द केस कभी भी टब आती है तो उतनी साउंड नहीं करती है, बट अगर सिक्स सेंस आपका काम नहीं किया तो आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फेंसिंग कर दी जाती है। अब वो फेंसिंग कैसे करती है? वो फेंसिंग देखिए, वो जो फेंसिंग होती है, ये ट्रैवलिंग रोडवे, और एक खुटा यहाँ पे, एक खुटा यहाँ पे, ठीक। फिर इसके बाद एक खुटा यहाँ पे, एक खुटा यहाँ पे, एक खुटा यहाँ पे, ठीक। आपको आपकी सहूलियत, जितना आप कोग मेंबर या जितना सपोर्ट में भी फेंसिंग दे सकते हैं, उस तरह का आपकी डिपेंड करता है। तो होता यूं कि जो नखुल्ली वाली तार होती है वो यहाँ ऐसे फेंसिंग कर दी जाती है। ये यहाँ से हो गई फेंसिंग, फिर ये फेंसिंग ऐसे घूम के यहाँ जाएगी, फिर
अगर एक और दे दें तो ऐसे घूम के ये फेंसिंग, नकुली तार वाली फेंसिंग ऐसे जाएगी। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये रहेगा कि फेंसिंग आ गई है तो ऑब्वियसली आगे कोई ना कोई ट्रैवल्स या फिर हॉलेज हॉलेज का लाइन्स होगा, तब जाके ये फेंसिंग आएगी। और कंटिन्यू वर्किंग करते करते आप इस पर नोटिस करते रहेंगे कि हाँ भाई अब सावधान हो जाइए, क्योंकि हॉलेज हॉलेज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो आप जैसे ही ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगी, और इधर आप लेफ्ट राइट देखेंगे तब जाके क्रॉस करेंगे। देन आफ्टर इधर से आने वाले को भी बंदा ऐसे ऐसे फेंसिंग की जाती है। तो ये जो फेंसिंग होती है ये U1 फेंसिंग कर सकते हैं या फिर U2 फेंसिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको फेंसिंग बताया। तो चलिए देखते हैं U1 फेंसिंग U2 फेंसिंग किस तरह की होती है। सपोज दैट ये आपका खुट्टा लगा हुआ है। देखिए लोकल लैंग्वेज और माइंस की लैंग्वेज एंड आपकी ऑफिशियली लैंग्वेज, सारे लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, आप ऑफिशियली लैंग्वेज जानते हो, आप इंग्लिश टॉकिंग जानते हो, बट आपका जो स्टाफ है आपके शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक मशीन को रन करवाने के लिए 39 मेंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक, 39 मेंबर, वो भी आपके लोअर कैटेगरी के हैं। उनको बस अपना काम करने से मतलब है। ठीक, आपको पूरी माइंस की सेफ्टी भी देखनी है, काम भी देखना है और काम करवाना भी है। सपोज दैट केबल मैन है, HDL का केबल मैन है, जो कि वो तार को खींचता है और सहूलियत देता है, HDL में दबे नहीं। तो उससे क्या आप इंग्लिश से कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो बंदा क्या आपको आपकी कम्युनिकेट कर पाएगा, मतलब आपकी भाषा को समझ पाएगा? तो डेफिनेटली नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उतना एजुकेटेड होता तो आपकी जगह पे वो क्यों नहीं हो सकता था। जेन्युइन सी बात है, इलिटरेट लोग भी माइंस में काम करते हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी आपको माइंस में काम करवाने के लिए जानना पड़ता है। ठीक है, ये DGMS का सर्कुलर है। रेगुलेशन भी कहती है कि लोकल लैंग्वेज में ही आप जो भी इमरजेंसी या जो भी नोटिस देते हैं तो वो पोस्टिंग लोकल लैंग्वेज में भी, ताकि लोगों को समझ में आए। तो इसलिए मैं एज ए वर्क कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को पता है, इसको खुटा ही बोलते हैं। ठीक है, वहाँ जाके आप इंग्लिश को या ये वो करने लगेंगे, ऑफिशियली दिखाएंगे, तो फिर आपकी काम बन पड़ी। तो ये खुट्टा हमने लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा फ्लोर है, ये हमारा फ्लोर है जिस पे हम चलते हैं। थक गया भाई मैं, चलो। ये हमारा फ्लोर है। तो जो U1 की फेंसिंग होती है वो कहती है फ्लोर से, यहाँ फ्लोर से एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर तक जो नोकीली तार लगानी है वो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर में लगानी है। ये फ्लोर से आपकी जो नुकीली तार रहेगी वो 25 सेंटीमीटर तक रहेगी। ठीक, ये खुटा का डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया है U1 में। आपकी मर्जी, आप कितने भी डिस्टेंस लगाएं, बस फेंसिंग होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर से पहला जो वायर रहेगी वो 25 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद जो सेकेंड जो वायर रहेगी, सेकेंड जो तार नुकीली तार रहेगी, ये हमेशा हमारा 30 सेंटीमीटर के बीच में होगा। ठीक है, ये हमेशा हमारा 30 सेंटीमीटर के बीच में होगा। देन आफ्टर इसके बाद कंटिन्यू आप 30 सेंटीमीटर के बीच में रख सकते हैं, जितना आपको कराना है, जितना हाइट ले जाना है ले जा सकते हैं। ये जो फेंसिंग हुई हमारी U1 फेंसिंग आएगी, U1 फेंसिंग। तो आप नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अरे कब आया बेटा? क्लास ले रहे हैं, ठीक है, साइलेंट रहना।
तो ये हमारा U1 फेंसिंग आ गई। अब हम लोग चलिए चलते हैं U2 फेंसिंग में, वो किस तरह का आपको फेंसिंग करनी है। U2 फेंसिंग में कहता है कि जो ये फर्स्ट फ्लोर से आपका जो फर्स्ट वायर रहेगा, ये वायर का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद बाकी का डिस्टेंस 1 मीटर होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट फ्लोर से आपका पहला वायर 60 सेंटीमीटर, देन आफ्टर 1 मीटर। इस तरह का आप कंटिन्यू ले जा सकते हैं, जितनी हाइट आपको रखनी है आप रख सकते हैं। तो ये हमारा फेंसिंग U1 एंड U2 हो गई। बाकी अगर मैं डील करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। सरफेस फेंसिंग में थोड़ी सी आपको बता देता हूं। सरफेस फेंसिंग क्या होता है? S1 फेंसिंग सरफेस में ये ईंट की दीवार खड़ा करते हैं हम लोग। ईंट की दीवार खड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ से एक आयरन ऐसे वाई वाई टाइप का रहता है ना, वाई टाइप में, इसी आयरन रॉड में हम लोग फेंसिंग काटी वाली तार जो होती है, नुकीली तार, उसको लगाते हैं। और इसका डाटा मैं आई थिंक कितना था मैं भूल रहा हूँ। इसका डाटा 1.2 मीटर हाइट, ये जो फ्लोर रहेगा, ये जो दीवार की हाइट रहेगी 1.2 मीटर हाइट रहेगा। और इसकी चौड़ाई 0.6 या फिर 0.4 मीटर की चौड़ाई रहेगी। ये जो चौड़ाई रही है ना 0.4 मीटर की। ठीक, अब जो यहाँ मेन जो फेंसिंग की डाटा है, वो डाटा आपका जाएगा, कितना है ये डाटा सटीक मेरे को मिल नहीं पा रहा है, बट आप 0.25 मीटर को लेके चलिए। एक नकुली तार से दूसरी दूसरी नकुली तार तक का डाटा 0.25 मीटर। जब हम लोग रेगुलेशन 239 देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ी बहुत मैं भूल भी रहा हूँ और तब तक रिवाइज भी कर लूँगा। तो ये हमारा फेंसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट, सॉरी, फेंसिंग करने का तरीका। अब रेगुलेशन देखते हैं, बाईपास किसको बोलते हैं या फिर पास बाई किसको बोलते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारा, मान लीजिए ये शाफ्ट है और यहाँ से हमारा गैलरी है और इस शाफ्ट में जाना है या फिर इस ये फेस में जाना है, तो आपका रास्ता इधर से बना हुआ है, ठीक ना। तो आपको इधर से घूम के जाने के लिए बहुत सारा एनर्जी एंड टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये जो शॉर्ट रास्ता हम लोग किसी बीच में, जैसे ये गैलरी टू गैलरी के बीच में शॉर्ट रास्ता बना है, या फिर शाफ्ट यहाँ नीचे तक है और इसी के बीच में ये रास्ता अगर हम निकालते हैं यहाँ से यहाँ दूसरी शाफ्ट तक जाने के लिए, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही बाईपास बोलते हैं, पास बाय बोलते हैं। ओके, और बाईपास आपकी जो रखना है डाटा, वो 1.1 मीटर की हाइट रहेगी और चौड़ाई 1.2 मीटर की हाइट रहेगी। एक मिनट, रेगुलेशन में कितना दिया गया? 1.8 मीटर की हाइट, यस, 1.2 मीटर की वाइड। इसी को हम लोग 1.2 मीटर, 1.8 मीटर ये हाइट और ये चौड़ाई। बस यही डाटा को देखते हुए हम लोग को बाईपास बनानी है। एक एक बाईपास एंड पास बाय भी होता है। पास बाय में शायद जो डाटा रहता है वो चेंज हो जाता है, तो वो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट
सारा कंप्लीट फेंसिंग में, और कुछ डाटा है नहीं। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन क्या कहता है। गेट्स 89 रेगुलेशन, gate and fencing at the top of every shaft and every insect which is used there shall be provided suitable gate and fencing which shall be effectively close of close the opening into the shaft at all times when a cage or other means of conveyance is not a top or insect every such gate top of the shaft। मतलब वही कहता है कि आपको एवरी शाफ्ट के टॉप में फेंसिंग लगाई है, फेंसिंग करना है, गेट लगाना है। इनसेट में भी आपको फेंसिंग लगाना है। एंड जहाँ माइंस की माउथ रहेगी वहां भी फेंसिंग लगाना है, और जहाँ क्लोज होगी वहां भी फेंसिंग लगाना है। वही फेंसिंग लगाने की बात है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ए कहता है एट एवरी लैंडिंग वेयर नेसेसरी फॉर person bypass from one side of the shaft to other, a adequate bypass shall be provided enabling the without entering crossing the every bypass shall be provided but shall be not less than 1.5 मीटर। वन मैंने बताया था इस अगर कोई बंदा इस शाफ्ट से यहाँ उतरा है इमीडिएटली, उसको ये रास्ता या ये इस गैलरी में जाना है तो ऐसे घूम के नहीं ना जाएगा, उसमें एनर्जी और टाइम टेकन जाना होगा। तो ऐसे में एक बाईपास निकलता है जिसकी हाइट 1.8 मीटर होती है, 1.8 मीटर हाइट होती है एंड 1.2 मीटर चौड़ाई होती है। ये बाईपास यहाँ एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट, या ये हमारा अंडरग्राउंड ये सरफेस, तो शाफ्ट बाय शाफ्ट। ओके, इसके बाद कहता है नो पर्सन सोल इंटर और क्रॉस बी परमिटेड इंटर क्रॉस द एक्सपोज स्पेस बॉटम ऑफ द वर्किंग शाफ्ट except the purpose of the entering the and leveling the cage of the other means of conveyance for the undertaking the any examination repairs or any works therein and no person shall be allowed to work especially in the cage of the मतलब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को इंटर नहीं किया जाएगा वर्किंग इन शाफ्ट में। और क्या है इसमें, और जो एग्जामिनेशन सिवाय एग्जामिनेशन का, यानी कि जो बंदे या फिर जो वर्कर्स को डिप्यूट किया गया है एग्जामिन करने के लिए, उसके सिवा कोई अदर पर्सन उसमें इंटर नहीं करेगा। ठीक, तो ये बस रेगुलेशन 89 कंप्लीट। रेगुलेशन 90 क्या कहता है, CMR 90 कुछ डाटा है नहीं इसमें। इसमें लिखा है ड्यूटी ऑफ पर्सन राइडिंग ऑन वर्किंग इन शाफ्ट, ड्यूटी ऑफ पर्सन ऑन राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट। ठीक, इसमें कुछ डाटा है नहीं, बस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि आपकी ड्यूटी कैसी करनी है, आपको क्या प्रोटेक्शन प्रिकॉशन लेना है, वही सब के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। नो पर्सन सोल गेट और फेंस ऑफ or cage or other means of conveyance after the same has been signaled by the set motion of the lips until the reaches the appointed stopping place, not shall be person right or top of the edge any other cage or other means of conveyance examination or repair or any other working in shaft। मतलब कहता है कोई अदर अनऑथराइज पर्सन किसी भी शाफ्ट को या शाफ्ट के गेट को क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, क्लोज वही करेगा जिसे मैनेजर ने नियुक्ति किया गया, परमिशन दिया गया है, एंड जो एग्जामिनर होते हैं यानी कि जो एग्जामिन करते हैं उसके सिवा छोड़ के और किसी को ना गेट को क्लोज करेंगे, ना बंद करेंगे और ना सिग्नल देंगे। बैंक्समैन ऑन सेटर या फिर कहीं भी शाफ्ट सिंकिंग शाफ्ट या शाफ्ट रहे या केज रहे। ठीक, इसके बाद कहता है एवरी पर्सन एट or about bottom of the shaft air in set and obey lawful order or direction of the banksman and on setter। और जो वर्कर्स या जो स्टाफ होंगे, एवरी पर्सन की बात कर रहे हैं, मैनेजर रहे, ऑफिशियली रहे, अनऑफिशियली, सारे पर्सन अगर शाफ्ट से
अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन बना हुआ है ऑन सेटर का या फिर बैंक्समैन का, उसको आपको फॉलो करना है। जैसा वो आदेश देंगे उसी तरह से आपको सिग्नलिंग देना है, तब जाके आप ऊपर नीचे होंगे। ओके, थर्ड पॉइंट कहता है नो पर्सन शैल कैरी out any examination repair other than any software winding the operation in carrier. No winding shall be carried permitted person engaged in such examination repair on the except the necessary. कोई अदर पर्सन एग्जामिन नहीं करेंगे विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ मैनेजर। जो पर्सन को अपॉइंट किया गया है एग्जामिन करने के लिए वही करेंगे। और जहां भी एग्जामिन होता है तो ऑब्वियसली माइंस की एग्जामिन है तो आपको नोट एज ए बॉन्ड पेज बुक में नोट करना है। आप एग्जामिन किए हैं उसकी डेट भी लिखनी है, साइन भी करनी है और कॉन्ट्रैक्ट साइन मैनेजर की भी रखनी है और आपको एज ए सेफ उस डाटा को रखना है ताकि रिपेयर और मेंटेनेंस में हमारा काम आए। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही एग्जामिन के बारे में बताया गया है। ठीक, द पर्सन इमीडिएट चार्ज और एग्जामिनेशन रिपेयर और वर्क शाफ्ट बैंक्समैन वाइंडिंग शॉल बी सच एग्जामिनेशन रिपेयर और वर्क अंडरटेकन। और कुछ भी इन द केस अगर सपोज दैट एक नट या बोल्ट भी टूट गया किसी शाफ्ट का, तो वहां पे विदाउट बैंक्समैन और ऑन सेटर, बैंक्समैन और ऑन सेटर ये दोनों की ड्यूटी होती है केज को अप एंड डाउन या फिर टूल्स एंड मशीनरीज या फिर वर्कर्स को अप एंड डाउन करवाना, मतलब नीचे ले जाना ऊपर ऊपर लाना। ये बैंक्समैन और ऑन सेटर की ड्यूटी होती है। बैंक्समैन हमेशा टॉप ऑफ दी सरफेस पे रहता है और बीच बीच में जो बॉटम पे या बीच बीच में जो रहते हैं उनको ऑन सेटर कहते हैं। तो अगर एक नट भी इंजन हॉल में या फिर इंजन रूम में या फिर केज में एक नट भी या कुछ भी ऐसा मिस्टेक या टूट गया तो विदाउट बैंकमैन के इन्फॉर्म किए या विदाउट निगरानी में बैंक्समैन या ऑन सेटर के वो नट को भी आप टच नहीं करेंगे। इस तरह की गाइडलाइंस बनी हुई है। ओके, इसके बाद कहता है एवरी पर्सन व्हाइल एंगेज इन एनी एग्जामिनेशन रिपेयर टू वर्क ए सॉफ्ट accompanied at least one person and all such person provided the safety belts types of approved by the chief inspector and protected against the risks of falling. तो कहता है कि अगर आप एग्जामिन और रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना है। 1% आपका एक्स्ट्रा होना भी चाहिए ताकि वो वहाँ का सुपरविजन कर सके। ओके, इसके बाद कहता है एवरी पर्सन एंगेज इन कैरी आउट द एग्जामिनेशन एंड रिपेयर ऑफ द वर्किंग शाफ्ट प्रोटेक्टेड बाय सुटेबल कवरिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द पर्सन प्रोटेक्टिव दैट है प्रोटेक्टिव है और वेयर एंड। और जब भी आप एग्जामिन कर रहे हैं वर्किंग शाफ्ट की तो सुटेबल प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव डिवाइस भी लेना ताकि कोई भी ऊपर से अनवांटेड मटेरियल्स गिरे तो आपकी माथे पे या फिर बॉडी में चोट ना लगे। इस तरह का आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना है। प्रोटेक्टिव जगह भी देखते हुए आपको यूज़ करना है। माइंस में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी जान की रक्षा आप स्वयं करना सीख लीजिए, अदरवाइज आप कहीं भी फंस सकते हैं, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकती है। एंड वन मोर थिंग कि अगर माइंस में आप अंडरग्राउंड में उतर रहे हैं तो आप ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ उतरिए, ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ काम कीजिए, अदरवाइज उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। एक रिसेंटली मैं केस बताता हूँ 2009 की। हुआ यूं कि जो वेंटिलेशन ऑफिसर था उनके अंडर में एक पर्सन जिसको डस्ट इंचार्ज या फिर सैंपल इंचार्ज बोलते हैं, तो वो बंदा एग्जामिन करने के लिए गया नीचे। ठीक, अपने साथ 2 स्टाफ को लेके चला। डेफिनेटली 3rd डिग्री या 2nd डिग्री या 1st डिग्री भी माइंस हो, आपको ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स के साथ ही चलना है। तो उसे पता था, पढ़ा लिखा हुआ है, सब चीज अवेयरनेस है माइंस के बारे में, तो इसलिए उसने 2 स्टाफ अपने, और डेफिनेटली ऐसा रूल्स भी कहता है कि 2-3 मेंबर्स साथ एक ग्रुप में बना के जाएंगे आपको एग्जामिन करने। तो वो सैंपल कलेक्शन करने या एग्जामिन करने के लिए नीचे उतरा वेंटिलेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है तो करना होगा। तो 2 बंदे को लेके साथ में गया। क्या हुआ कि वो एज ए
55 मीटर डीप या कितना डीप, डीप जितनी भी हो अदर बात है। वो क्या हुआ कि एक तरफ यहाँ मेरा वाटर बॉडीज है, पंप लगा हुआ है, सम्प लगा हुआ है, और ये हमारा पिलर है गोप तरफ, ठीक, या फिर इंटक या रिटर्न एयरवेज। यहाँ पे बंदा वो क्या कर रहा है, सैंपल कलेक्शन कर रहा है इधर की गोप की। तो ये कलेक्ट करके एज ए कंटिन्यू सैंपल कलेक्शन में प्रोसेस में था। तो इसने क्या सोचा कि भाई मैं यहाँ कर रहा हूँ तो तब तक एक बंदा को भेज देता हूँ यहाँ करने के लिए, तो यहाँ कलेक्शन करके आ जाएगा डेफिनेटली। तो हुआ यूं, बंदे को इसने भेज दिया यहाँ कलेक्शन करने के लिए थोड़ी डिस्टेंस में। अब वो बंदा कलेक्शन करने के लिए आया, लेकिन फिर वापस रिटर्न नहीं हो पाया। तो इस ये जो डस्ट सैंपलर या डस्ट इंचार्ज है वो असमंजस में रह गया कि बहुत देर हो गया अभी तक कलेक्शन लेके आया नहीं। तो इसने क्या किया, दूसरे स्टाफ को भी भेज दिया कि जाओ उसको देख के आओ, चेक करके आओ क्या हुआ कि कलेक्शन लेके आया नहीं। ठीक, बहुत देर तक हो गया। अब ये डाउट होने लगा, इसको डर लगने लगा कि इतना देर तो अब तक तो रिटर्न आ जाना चाहिए। तो जब भी अगर इस तरह का केस आता है या आप अकेले होते हैं तो अपने सुपीरियर को खबर करेंगे। तब तक ये बंदा अपना सुपीरियर को खबर कर दिया कि 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे होंगे, पाँच पाँच छः पिलर के बाद ही वो बंदा सैंपल लेने के लिए गया था लेकिन आ नहीं पाया, तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, या सुपीरियर को भेज दिया नोटिस। ठीक, तो हुआ यूं कि जो पहला बंदा आया था वाटर बॉडीज के किनारे लगभग 2 पिलर के बाद में यहाँ उसकी डेड बॉडी मिली गई, डेड बॉडी यहाँ उसकी मिली गई। मैटर क्या हुआ था कि यहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिल गई, यानी कि वो अपनी जान से जान गंवा बैठा। ठीक, 2 पिलर के बगल में। फिर जो दूसरा बंदा था उसके जस्ट मतलब 3-4 पिलर या कुछ भी डिस्टेंस के बगल में मान लीजिए यहाँ उसकी डेड बॉडी निकल गई। ठीक, पूरी माइंस में ऐसी घटना होते रहती है। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ। ठीक, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा, एग्जामिन हुआ, पोस्टमार्टम आया, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट बताया कि इसने टॉक्सियस गैसेस इनहेल कर लिया था। मतलब माइंस में बहुत सारी गैसेस रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस है, मीथेन जो कि माइंस को ब्लास्ट कराने के, थोड़ी सी चिंगारी में पूरी माइंस को ब्लास्ट कर सकता है मीथेन। तो रिपोर्ट में आया ये हार्मफुल गैसेस को इनहेल कर लिया था, जिसके वजह से ये बेहोश हो गया और दम घुटने के वजह से इसकी मृत्यु हो गई। सेम इट इज केस, इनकी भी मृत्यु हो गई। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में हुआ यूं, मैनेजर जो भी स्टाफ ये वर्कर था, मतलब ऑफिशियल पर्सन जो डस्ट इंचार्ज या सैंपल इंचार्ज था, सारा घटना बता दिया। और जो इनकी जो डेथ हुई इसकी पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आ गई। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज भी बैठाया जाता है ताकि आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी गलत होगा और भविष्य में कभी उस तरह की गलत ना हो किसी अदर पर्सन के साथ। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि माइंस में आप जब भी उतर रहे हैं तो कहीं अकेले वर्किंग में ना उतरे। में भी कहीं भी सीपेज हो गैस का या फिर गैस कहीं जमा हो और आप इनहेल कर लें तो आपको दिक्कत हो सकती है। जीता जाता ये एग्जाम्पल है, आप इसको ओवरमैन हैंडबुक में ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो यही लास्ट पॉइंट कहता है। उसके बाद रेगुलेशन 91 भी कंप्लीट कर देते हैं। CMR 91 जनरल प्रिकॉशन है, जनरल प्रिकॉशन। भाई माइंस में काम कर रहे हो तो अपनी रक्षा स्वयं करें, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे, सूझबूझ के काम करें, आप इलिटरेट हो या लिटरेट। ओके, जनरल प्रिकॉशन में कहता है नो ऑथोराइज पर्सन शॉल बी इंटर अलाउड इन वाइंडिंग रूम। वाइंडिंग इंजन रूम में कोई अदर पर्सन नहीं अलाउ इंटर करेगा। नो एडोलेसेंट शॉल बी डिसेंड एंड असेंड शाफ्ट, ए केज और अदर मीन्स ऑफ
कन्वेंस अनलेस accompanied by one or more adult male। मतलब कोई बंदा अनुकंपा ड्यूटी में हो सकता है, बहुत कम एज में उसकी ड्यूटी लगी हो, एज ए 18 साल। ठीक है, 18 साल माइंस में इंटर करने का जो प्रोसेस होता है एटलीस्ट ड्यूटी करने का, वो 18 साल आपकी हो सकती है। और कोई भी बंदा इतनी जल्दी विदाउट कंपटीशन या फिर मेरिट लिस्ट से 18 साल में नियुक्ति कोई नहीं पाया है अभी तक, और मैं भी पाया भी होगा तो डजन मैटर। लेकिन कहता है कि ये इंजन रूम है और कोई बंदा हॉलेज इंजन को चलाना चाहता है या सॉफ्ट इंजन को चलाना चाहता है और उसकी उम्र 18 साल है। एडोलेसेंस पीरियड जो 14 टू 18 ईयर्स, किसी किसी में 16 टू 18 ईयर्स कहा गया है, लेकिन ये बायोलॉजिकल के टर्म्स में 14 टू 18 ईयर्स होता है, और 16 टू 18 ईयर्स में भी आप माइंस के टर्म में एडोलेसेंस पीरियड को भी देख सकते हैं। तो एडोलेसेंस जो एज होता है वो 14 टू 18 ईयर्स होता है। तो बात रखी गई है कि कोई भी बंदा 18 साल या एडोलेसेंस पीरियड में हो, वो इंजन को रन नहीं करेगा, इंजन को रन नहीं करेगा। अब सोचो 18 साल हमारी अपॉइंट की गई है यहाँ पे इंजन रन करवाने के लिए। ठीक, अब मेरे को इंजन में हाथ नहीं लगाने दे रहा है तो मैं क्या सीख पाऊंगा? वाइंडिंग इंजन के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस जब आप यहाँ से गेन नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से आपको वाइंडिंग इंजन की सर्टिफिकेट आएगी? तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये बंदा तब तक किसी वाइंडिंग इंजन या किसी इंजन को नहीं छेड़छाड़ करेगा जब तक कि इसके साथ एक सुपरवाइजर फॉर क्या व्हाट, सुपरवाइजर मतलब एक वाइंडिंग इंजन मैन इसके साथ ना हो। वाइंडिंग इंजन मैन इसके साथ ना हो, जो कि परिपूर्ण हो, ये कंपिटेंट पर्सन हो, परिपूर्ण हो वाइंडिंग को लेके। ठीक, इसी के निगरानी में ये बंदा देख रेख में वाइंडिंग इंजन को चला सकता है। ये रेगुलेशन जनरल प्रिकॉशन के लास्ट पॉइंट में कहता है। चलिए, ऑलमोस्ट क्लासेस खत्म, इसके बाद हॉलेज सिस्टम में आएंगे। डेप्थ ऑफ द शाफ्ट और मैक्सिमम स्पीड, ये हमारी डाटा है, ये आपको किसी और दिन बताऊंगा। डेप्थ ऑफ द शाफ्ट एंड मैक्सिमम स्पीड, यानी कि केज की स्पीड कितनी रखनी है, कितने डेप्थ में क्या स्पीड रखनी है, उसके बारे में बता गया। तो आज की रेगुलेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 92 यानी कि हॉलेज सिस्टम पढ़ेंगे। 92 से 103 तक, 100 तक एनी हाउ कंप्लीट करना है। देन आफ्टर जो अगर माइंस में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो जैसे ही हम लोग एक रेगुलेशन कंप्लीट करेंगे वैसे ही क्वेश्चन, यानी कि एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन के साथ देखते हुए चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में और भी बहुत सारी बातें और कंसेप्ट आएगी, और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी होगा कैसे आपको आंसर करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।